नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जो पूरे 500 साल लंबा है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे विशाल साम्राज्य की, ब्रिटिश एम्पायर की। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस गहरे इतिहास में उतरते हैं। एक मशहूर कहावत है, एक ऐसा साम्राज्य जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता। ये कोई मजाक नहीं था। इसका मतलब लिटरली ये था कि उनकी टेरिटरीज दुनिया भर में इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी कि किसी न किसी कोने में हमेशा दिन का उजाला रहता था। सोचिए, एक छोटे से द्वीप का इतना बड़ा ग्लोबल पावर बन जाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ओके, जरा इस आकार और स्केल को इमेजिन कीजिए। 41 करोड़ 20 लाख 1913 तक आते आते इस साम्राज्य के अधीन लगभग इतने लोग थे। ये उस वक्त की पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का 1/4 यानी 23% था। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारा पहला पड़ाव है ओरिजिन्स एंड द फर्स्ट एम्पायर, जो 1490 से लेकर 1783 तक चलता है। ये कहानी 16th सेंचुरी के शुरुआती दौर में समुद्री लूटपाट और नए रास्तों की खोज से शुरू होती है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1497 में जॉन कैबेट का न्यू फाउंडलैंड पर दावा करना, उसके बाद 1607 में जेम्स टाउन सेटलमेंट की स्थापना, फिर 1627 में बारबाडोस और 1757 में बैटल ऑफ प्लासे में जीत। ये साफ दिखाता है कि कैसे शुरुआती मर्केंटिलिज्म ने एक ही वक्त पर अमेरिकाज और एशिया में अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। अब ये आंकड़ा इतिहास का एक बेहद गंभीर सच है। ब्रिटिश जहाज़ों ने लगभग 35 लाख अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर ट्रांसपोर्ट किया। इसका मुख्य मकसद था कैरिबियन शुगर रेवोल्यूशन जैसी बेहद मुनाफा वाली इंडस्ट्रीज को चलाना, जिसने इस शुरुआती एम्पायर की नींव को आर्थिक रूप से काफी मजबूत किया। लेकिन देखिए, हर विस्तार की एक लिमिट होती है। 1783 में अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज का हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ा झटका था। इसने उनके फर्स्ट एम्पायर का अंत तो किया, पर दिलचस्प बात यह है कि इसने एक पिवट पॉइंट का काम भी किया और ब्रिटिश महत्वाकांक्षाएं तेजी से एशिया, पैसिफिक और अफ्रीका की तरफ घूम गई। अब चलते हैं ब्रिटेन्स इंपीरियल सेंचुरी की तरफ, 1815 से 1914 तक। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद ब्रिटेन दुनिया का अकेला सबसे बड़ा ग्लोबल हेजेमॉन और समुद्री ताकत बन गया। इस दौर को पैक्स ब्रिटानिका भी कहा जाता है। इन दोनों एराज के बीच का अंतर काफी दिलचस्प है। जहां फर्स्ट एम्पायर का फोकस अमेरिकाज, मर्केंटिलिज्म और अटलांटिक स्लेव ट्रेड पर था, वहीं सेकंड एम्पायर के मैकेनिक्स पूरी तरह बदल चुकी थी, जिसका फोकस अब एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक और फ्री ट्रेड पर शिफ्ट हो गया था। और इसी नए विस्तार के साथ आती है ब्रिटिश राज की स्थापना। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारी विद्रोह के बाद इंडिया सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इसे जूवल इन द क्राउन कहा गया। ये सच्चाई काफी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक तरफ रेलवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो दूसरी तरफ भयानक अकाल भी पड़े, जिनमें करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद इनका ध्यान गया अफ्रीका की तरफ। 1869 में स्वेज कैनाल खुली, जिसे इस साम्राज्य की जुगुलर वेन माना गया। फिर 1882 में इजिप्ट पर कब्जा, 1884 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस और सेसल रोड्स का केप टू कायरो रेलवे का सपना। ये बिल्कुल क्लियर करता है कि ट्रेड रूट्स और मिनरल वेल्थ के लिए ये एक्सपेंशन कितना तेज और अग्रेसिव था। फिर आती है 20th सेंचुरी। ये दौर था वॉर्स एंड ब्रेकिंग पॉइंट का, 1914 से 1945 तक। वर्ल्ड वॉर्स ने इस एम्पायर को अपने सबसे बड़े भौगोलिक आकार तक तो पहुंचाया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं युद्धों ने इसके टूटने का रास्ता भी पक्का कर दिया। एक बार इस स्केल को समझिए, पूरी दुनिया का 24% लैंड मास। 1920 में लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट्स जैसे पैलेस्टाइन और इराक जुड़ने के बाद धरती का लगभग 1/4 हिस्सा इनके अधीन था। ये एम्पायर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइज था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 1942 में द फॉल ऑफ सिंगापुर एक गंभीर मोड़ था। वर्ल्ड वॉर II के दौरान फार ईस्ट में जापान से मिली तेजी से हारों ने उस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य को हराया नहीं जा सकता। उनकी प्रेस्टीज को भारी नुकसान हुआ। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे? चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं। पहला, WW2 ने इकोनॉमी को पूरी तरह बैंकरप्ट कर दिया। दूसरा, 1946 में यूएस से मिले एक ह्यूज लोन ने इन्हें बर्बाद होने से बचाया। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव, ग्लोबल पावर ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के पास शिफ्ट हो गई।
इसे मेंटेन करना अब इम्पॉसिबल हो चुका था। और यहाँ से शुरू होता है एक नया दौर, द विंड ऑफ चेंज, 1945 से लेकर 1997 तक। ये रैपिड डीकॉलोनाइजेशन का वक्त था, जिसके बारे में 1960 में प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड मैकमिलन ने अपनी मशहूर स्पीच में इस विंड ऑफ चेंज को ओपनली स्वीकार किया था। पर डीकॉलोनाइजेशन यानी आज़ादी की ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। 1,45,00,000 ये उन लोगों की संख्या है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के जल्दबाजी में हुए विभाजन के दौरान विस्थापित हुए थे। ये हमें बताता है कि इस बदलाव की ह्यूमन कॉस्ट कितनी भारी थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जो स्ट्रक्चर सदियों में बना, वो कितनी तेजी से बिखरा। 1947 में भारत पाकिस्तान का आज़ाद होना, 1948 में पैलेस्टाइन से निकलना, फिर 1956 का स्वेज क्राइसिस, 1960s में अफ्रीकन डीकॉलोनाइजेशन की लहर और आखिर में 1997 में हांगकांग का हैंडओवर। इस अनरैवलिंग प्रोसेस में 1956 का सुएज क्राइसिस काफ़ी क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था। इसने दुनिया के सामने पब्लिकली एक्सपोज कर दिया कि ब्रिटेन अब एक सेकेंडरी पावर बन चुका है और अमेरिका के सपोर्ट के बिना वो कोई बड़ा मिलिट्री कदम नहीं उठा सकता। और फिर आया 1997 का वो साल। हांगकांग को चाइना को वापस सौंपना एक बहुत ही भावुक क्षण था। इस घटना को व्यापक रूप से द एंड ऑफ एम्पायर माना जाता है। ये एक तरह से इस विशाल साम्राज्यवादी युग का अंतिम अध्याय था। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम इसकी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल लेगेसी पर बात करेंगे। 500 साल का ये कॉलोनियल इतिहास भले ही बीत चुका हो, पर उसने आधुनिक दुनिया का आकार कैसे तय किया, ये हम द मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं। इसका असर आज भी बिल्कुल क्लियर है। भाषा देखिए, आज दुनिया में करीब 1.5 बिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी और इंग्लिश कॉमन लॉ की झलक आज भी मिलती है। और स्पोर्ट्स में क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस का ग्लोबल प्रसार भी उसी दौर का नतीजा है। लेकिन याद रखिए, इतिहासकारों में इस पूरे इम्पैक्ट को लेकर आज भी गहरी बहस होती है। एक तरफ इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन है तो दूसरी तरफ वेल्थ एक्सट्रैक्शन। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो दूसरी तरफ भयानक अकाल। एक तरफ डेमोक्रेसी का प्रसार बताया जाता है तो दूसरी तरफ केनियन डिटेंशन कैंप्स जैसी हिंसा के साक्ष्य हैं। इन दोनों ही पहलुओं को न्यूट्रली देखना बहुत जरूरी है। आज मॉडर्न रियलिटी ये है कि भले ही वो वास्ट एम्पायर अब नहीं रहा, लेकिन 14 ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज अभी भी यूके की सॉवरेनिटी के अधीन आती हैं। यानी उस बड़े इतिहास के कुछ छोटे हिस्से अभी भी पॉलिटिकली ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं। और आखिर में हम इस चर्चा को एक प्रोवोक करने वाले सवाल पर रोकते हैं। क्या इस आधुनिक दुनिया का सिस्टम ब्रिटिश एम्पायर के इनोवेशंस का ज़्यादा कर्जदार है या उन देशों के लंबे संघर्ष का जिन्होंने आज़ादी पाकर इस एम्पायर को डिसमेंटल किया? ये एक ऐसी विशाल और कॉम्प्लेक्स लेगेसी है जिस पर विचार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है।